Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टबुक.com। मेरा नाम है अभिनव सिंह राजावत। मैं आपका रीजनिंग मेंटर आप सभी लोगों के साथ एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो रहा हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे पर्सन से मिलवाने आया हूँ, एक ऐसे पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाने आया हूँ जो अपनी जॉब को छोड़कर डिसाइड करता है कि उसको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हासिल करनी है और किस तरीके से 12 बार मेंस देने के बाद उनका फाइनली सिलेक्शन होता है। तो ऐसी पर्सन से हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं, आपको मिलाने वाले हैं नितिन कुमार सिंह से, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क का पेपर क्वालिफाई किया और अभी फिलहाल वो मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है। और किस तरीके से उन्होंने अपना सिलेक्शन हासिल किया, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं नितिन कुमार सिंह से। हेलो नितिन, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप और कैसा फील कर रहे हैं इस समय? मैं बढ़िया हूँ सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है एक्चुअली। ओके, सो कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए हुए बैंक? मेरे को 3 महीने हो गए कंप्लीट बैंक में जॉब करते हुए भी, और मेरी ज्वाइनिंग 13 अगस्त को थी। तो आज कल के दिन 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं मेरे बैंक में जॉब करते हुए। आपकी पोस्टिंग कौन से ब्रांच में है और एरिया बता सकते हैं आप? मेरे को मलाड एरिया मिला है, मुंबई के अंदर। ओके, तो शुरू से बात करते हैं कि कैसे आप लोगों ने आपने कैसे मन बनाया प्रिपरेशन का और कैसे आपने ये सेक्टर चूज किया। तो सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे, स्टूडेंट्स आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन से हैं, कौन कौन हैं, और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? बेसिकली सर, पापा मार्केटिंग इंजीनियर मैनेजर थे, मम्मी डेटा एनालिस्ट है, और दोनों ही मतलब कॉमर्स फील्ड थे। और मेरी जो कजिन्स है वो सभी लोग मतलब कहीं ना कहीं बैंक वगैरह में हैं, दोस्त लोग भी पूरे बैंक में ही हैं। और मैंने मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो कहीं ना कहीं 2 साल जॉब भी किया एमएनसी के अंदर, बट जो एक ग्रोथ देखने मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। तो कहीं ना कहीं उसी चक्कर में सोचा कि जब इस साइड देखा कि गवर्नमेंट में काफी लोग, मिडिल क्लास फैमिली बेसिकली हमेशा ही बोलती है गवर्नमेंट जॉब लो, एक सेफ जॉब लो, इसलिए कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे स्विच ऑन करने का कोशिश किया। एंड लाइक ठीक है, लेकिन हो गया फाइनली मतलब। ओके, चलिए बढ़िया। सो क्वालिफिकेशन आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं बेसिकली। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर। सो आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आया जॉब में? बीइंग बीइंग एन इंजीनियर, आपका प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल क्या था? सर मेरा प्रोफाइल डेस्क जॉब था मतलब। हाँ। तो कहीं ना कहीं वहां पे मतलब दिन भर कॉल अटेंड करते रहो। मैकेनिकल इंजीनियर से हम लोग हमेशा ही मतलब कहीं ना कहीं एक कोर फील्ड में जाना पसंद करते थे, मगर यहाँ पे जब बारी आई प्लेसमेंट के टाइम पे तो कोई भी कंपनी एक कोर कंपनी थी नहीं। तो इस चक्कर हम्म, में सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना पड़ा, जिसके चक्कर में हम्म, वहाँ पे मजा था नहीं कुछ भी। हम्म, और कोई एक ऐसी ग्रोथ जैसे हम देखते हैं कि इंजीनियर को ग्रोथ चाहिए मोस्टली, वो मिली नहीं। हम्म। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं यहाँ पे आना पड़ा। ओके, तो मैं आगे पूछूंगा आपसे कि कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन की। उससे पहले थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि व्यक्तिगत तौर पे आपकी हॉबीज क्या हैं, और आपके जो फ्रेंड सर्कल में आपका बेस्ट फ्रेंड या जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस समय कहाँ कहाँ पर है और वो कितना आपको प्रभावित करता है। तो हॉबीज आपकी क्या क्या है? सर मेरे को मतलब खाना बनाना पसंद है, और लाइक मैं मतलब स्पोर्ट्स खेलता हूँ, बास्केटबॉल। तो उसके अलावा बास्केटबॉल और अपना खाना, उसके अलावा मैं यूट्यूब चैनल पर भी हूँ। तो बस थोड़ा बहुत यही सब चलते रहता है। और तो आप जितने मेरे, यूट्यूबर हैं? हाँ मैं यूट्यूबर भी हूँ। ओके, ग्रेट। सो उसमें आप क्या मतलब कंटेंट आपका, और कंटेंट क्या है उसमें? मेरा जो कंटेंट होता है वो पढ़ाई के रिलेटेड होता है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो मैंने भी मतलब काफी जर्नी देखी है लोगों की। तो बस मैं वही बताता हूँ जो मैं खुद फील करता हूँ। मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट से कनेक्ट ज्यादा करके कनेक्ट कर पाता हूँ कि क्या हो रहा है, कैसा चल रहा हम्म, है, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, फेलियर्स कैसे होते हैं लाइफ में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट हूँ यूट्यूबर हूँ तो कुछ सीख नहीं सकते, हम भी सीखते हैं किसी से। हमने भी बड़े बड़े टीचरों का सुना है, और हम्म, तभी हम भी अपनी जो एक अपनी जर्नी होती है, फेलियर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी मिलते हैं, वही शेयर करता हूँ। और काफी लोग हम्म, को पसंद भी आता है, काफी लोग को इंस्पायर भी करता हूँ। उसके अलावा जो मेरे फ्रेंड सर्कल है वो आज के टाइम में कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है, तो पूरे ही मतलब बाहर पढ़ाई कर रहे हो लोग। चलिए अच्छा, ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में कब ऐसा आया कि नहीं यार, एक काम करते हैं कि
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहिए था कि बैंकिंग में ही आपको, बैंकिंग सेक्टर में ही करियर बनाना था? सर मेरा बेसिकली गवर्नमेंट जॉब का ऐसा कुछ था नहीं। मेरा मतलब बेसिकली ये था कि मुझे एमबीए करना था। तो मैं जब दिल्ली में था तो मैं दिल्ली में यहाँ पे ऑफलाइन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था आईएमएस करके, तो वहीं से मैं पढ़ाई मैंने स्टार्ट करी थी। बट जब बाद में मैंने सिलेबस देखा कि कैट का सिलेबस या अपना स्नैप एग्जाम होती है सिम्बोसिस की, और बैंकिंग का सिलेबस तो ऑलमोस्ट काफी सिमिलर था। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी से काफी क्लोज हूँ मैं अपने, तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी मेरे को ऐसा ऐसा सिलेबस देखने मिल रहा है। मम्मी ने एक ही चीज बोली थी कि आप एक चीज पढ़ोगे तो उससे ज्यादा टाइम पढ़ नहीं पाओगे, तो इससे बेटर है कि यदि आप गवर्नमेंट पे भी ध्यान दोगे और यहाँ भी ध्यान दोगे, जो लग गया अब उसमें आगे स्विच कर लो अपना करियर। तो सर अब एक बार आईएम का कॉल भी आया था बैंगलोर से, मगर जो वहाँ की फाइनेंस है वो काफी ज्यादा हाई था, तो उस चक्कर में मैं कर नहीं पाया, जिसके चक्कर में मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ ही पूरा तरीके से स्विच ऑन करना पड़ा 2019 से। मतलब मैंने प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम्स की मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे को अराउंड एक महीना लगा अपने दोस्तों से बात करने में कि कैसा सिलेबस होता है, किस तरीके की एग्जाम्स होती है, क्या टारगेट होते हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह होते हैं, क्या मतलब एक टॉपर्स लोग की मैंने बातें काफी सुनी। तो बस मुझे वही चीज मैंने एक महीना देखा। उसके बाद मैंने पहली एग्जाम जो स्टार्टिंग थी एफसीआई की एग्जाम थी 2019 के अंदर, फूड कॉर्पोरेशन इंस्पेक्टर की। उसके बाद फिर आरआरबी पीओ, फिर आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, सारी एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया था मैं तब से। तो वही एक था, प्लस में जो कजिन्स थे वो काफी ज्यादा इसी बैंकिंग सेक्टर में ही हैं, तो उन लोग को देखता था कि छुट्टी मिल जाती थी, उनके पर्क्स काफी अच्छे थे, काफी एक सॉर्टेड ड्यूटी थी, लाइक 10 to 5 की जॉब है, काफी एक रिलैक्स रहते थे। तो मेरे को लगा कि जब गवर्नमेंट में इतना रिलैक्सेशन मिल सकता है तो क्यों नहीं गवर्नमेंट जाना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी जर्नी को यहाँ पे मोल्ड कर दिया। तो आपने जॉब स्विच कर दिया था कि जॉब करते करते आप प्रिपरेशन कर रहे थे? सर मैंने जॉब करते करते एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और मेरे बेसिक कंसेप्ट तभी से क्लियर हो चुके थे। फिर जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी जनवरी मंथ के अंदर, एक महीना अपने आप को रेस्ट किया, और मार्च महीने से मैंने अपनी बैंकिंग या अपनी एसएससी रेलवे जितनी भी गवर्नमेंट एंट्रेंसेस थे उसके लिए मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। ऐसा कुछ वो नहीं था कि बैंकिंग में ही जाना है या कोई पर्टिकुलर सेक्टर, मेरा ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, प्रेफरेंस पहला मेरा वो था। अब बैंकिंग इसलिए दिया क्योंकि बैंकिंग में हर 6 महीने के अंदर आपका एक कंप्लीट पूरा हो जाता है। अगर हम कंपेयर करें एसएससी से या रेलवे से, तो वहाँ तो वैकेंसीज ही बहुत लेट आती है, प्लस जो उनका पूरा एक सिलेबस होता है या उनका कुछ भी पूरा करिकुलम होता है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए मुझे बैंकिंग काफी एक सॉर्टेड लगता है अगर मैं जॉब पर्सपेक्ट बात करूँ तो। तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि आपने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब आपका प्रायोरिटी था, अभी सेक्टर तो आपने ऐसा कुछ अपना प्रायोरिटी नहीं रखा था? तो हाँ बैंकिंग का जैसे जो सिलेबस होता है वो काफी हद तक डिफरेंट होता है एसएससी से। एफसीआई का भी मुझे लगता है कि मिला जुला ही रहता है, क्योंकि बहुत हद हाँ। तक वो एसएससी को ही पूरी तरीके से नहीं फोकस करते हैं, कुछ कुछ पार्ट उसका बैंकिंग जैसा भी होता है। तो इसमें इस जो प्रिपरेशन के टाइम में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप एक बार दूसरे फॉर्मेट के पेपर की तैयारी कर रहे हो, फिर उसके बाद दूसरे फॉर्मेट के पेपर की तैयारी कर रहे हो? सर मैं मतलब थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी क्योंकि एसएससी का जीए करना होता है जो कि मतलब करंट अफेयर से काफी अलग होता है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी उसमें पढ़ना पड़ता था एक्स्ट्रा। तो मेरे को एक टाइम पे फील हुआ कि इतना पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है। इससे अच्छा ये है कि 4 सब्जेक्ट कहाँ, मतलब जहाँ पे 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और जहाँ पे 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं काफी डिफरेंट हो जाता है। प्लस एसएससी के अंदर ज्योमेट्री को काफी ज्यादा वेटेज देते हैं, वही यस। बैंकिंग के अंदर अरिथमेटिक हो गया या अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चीजों को काफी वेटेज दिया गया है। तो मेरे को लगा ये चीज हमने बचपन से सीखी है, यदि इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ज्यादा जल्दी कर सकते हैं रादर देन एसएससी से। इसलिए स्टार्टिंग में दिक्कत गई थी, स्पेशली रीजनिंग के अंदर पजल सेक्शंस वगैरह में, बट बाद में फिर हो गया। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने स्टार्ट किया होगा और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए आपने जो भी सेक्टर्स देखे होंगे कि ये सेक्टर्स हैं, इसमें आप जा सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी एज क्राइटेरिया के हिसाब से। और मुझे लगता है कि शुरुआत में ही आपने फिर डिसाइड कर लिया कि भाई एसएससी में थोड़ा टाइम टेकिंग है और उसका जो सिलेबस है वो भी काफी वास्ट है कंपैरेटिवली बैंकिंग से। यस सर, तो यस सर। आपने बहुत ही जल्दी स्विच कर लिया, मतलब ये एक अच्छी बात है कि मतलब आपने मतलब पहले ही डिसाइड कर लिया, जल्दी ही डिसाइड कर लिया कि एक्चुअली में क्या ज्यादा सुटेबल है आपके लिए। यस सर, डेफिनेटली, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है ये तो। इसके बाद में आपका जैसे जब आपने डिसाइड कर लिया होगा तो आपका स्टडी प्लान और रूटीन आपका क्या रहा उस टाइम पे, सर मतलब जब मॉर्निंग में वैकेंसी? तो
जब फॉर्म क्या उसके आ चुके थे उसके बाद आप ज्यादा सीरियस हुए थे, या पहले से ही आपने मतलब सोच ही लिया था कि हाँ यही करना है, और उसके बाद माइंड क्या काफी रूटीन फॉलो क्लियर किया? माइंड काफी क्लियर था कि यही साल में, एक साल में जॉब लेना है। बिकॉज सर एमएनसी की जॉब मैंने खुद ने छोड़ी थी, तो फैमिली प्रेशर काफी हाई था। आप समझ सकते हो, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फैमिली काफी डालती है प्रेशर की जॉब सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है। तो यही था कि एक साल के अंदर जॉब लेनी है हम्म, और मैक्स टू मैक्स 2 साल देने। तो मेरा जो पढ़ाई का तरीका था वो ये था कि सुबह उठ के पहले मैं अपना करंट अफेयर्स पढ़ता था, और हम्म, करंट अफेयर्स के बाद मैं करंट अफेयर्स को 1 घंटा पढ़ता था। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता था। हम्म, उसके बाद देन मैं एक मॉक टेस्ट लगाता था। हम्म, उसके बाद देन मैं मॉक टेस्ट में भी मैं सबसे पहले जो टॉपिक वाइज टेस्ट होती है मैं वो करता था। उसके बाद फिर इंग्लिश का सेक्शन को मैं 2 घंटे दिया करता था। इंग्लिश के बाद मैं अपना फिर ब्रेक लेके 1-2 घंटे, फिर देन खाना वाना खा के शाम के समय में मैं मैथ्स हम्म। करता था 1.5 घंटे, और रात को रीजनिंग का 1 घंटे का सेशन करता था। तो मैं इसी तरीके से, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ सर। मैं अराउंड 7 to 8 आवर्स की पढ़ाई रहती है और 1-2 घंटे की मॉक टेस्ट। ये मेरा इस एक टाइम, उसमें। हाँ ठीक है। तो इस टाइम पे जैसे ये होता है ना कि अभी जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं अगर, तो इसमें कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसने आपकी काफी हेल्प करी होगी कि हाँ भाई ये कॉन्फिडेंस हमारा जो है बनाए रखता है, और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें बीच बीच में काफी डिमोटिवेट कर देता है, अरे भाई कि मुझे हल्के में मत लो, ऐसा सर कोई इंग्लिश सब्जेक्ट? इंग्लिश काफी डिमोटिवेट किया है सर। अच्छा। काफी ज्यादा मेरे जो मेंस अटके हैं वो इंग्लिश के कारण अटके हैं। उसके अच्छा। अलावा जो सबसे मेरे को बेस्ट लगता है सब्जेक्ट, वो मुझे लगता है मैथ्स। ओके, तो मैथ्स आपके लिए जो है कि काफी आपको, हाँ मतलब उसने मदद करी आपकी काफी। बीइंग एन इंजीनियर आपको उससे बड़ा ऑब्वियस है कि बेनिफिट मिलना था शायद। अच्छा, तो ये आपका अटेम्प्ट्स आपके कितने थे, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, या पहली बार जब आप गए थे, पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में, आपको याद होगा जब पहली बार आप गए होगे सेंटर पे, तो पहले तो कितने अटेम्प्ट्स थे आपके, कितने अटेम्प्ट में सर आपने ये मैं सिलेक्शन लिया? टोटल मतलब अभी तक मैं जितनी मैंने एग्जाम दिया 2019 से लेके अभी तक में, हाँ। मेरा ये आईबीपीएस क्लर्क 13th हाँ। मीन्स था। टोटल मतलब 13th मीन्स था मेरा। आईबीपीएस क्लर्क। हाँ। ओके। और इससे पहले मेरे 12 मीन्स में मैं फेल हुआ हूँ, और आईबीपीएस क्लर्क मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। आईबीपीएस क्लर्क आपका सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। तो काफी सारे आपने पेपर दे दिए इधर। सर मेन चीज पता ये होती है ना सर, कि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो। प्री क्वालिफाई करके आपको एक आता है कि मेंस भी निकाल सकते हो। जब आपका सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई हो जाते हैं, जैसे मेरा आरआरबी पीओ मेरा 2019 के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, और मेरे हम्म, पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था। तो वहीं हम्म, से कॉन्फिडेंस आ चुका था कि भाई निकाल सकते हैं। मगर हम्म, सर उसके बाद जब आप सेक्शनल में फेल होते हो या ओवरऑल फेल होते हो, स्पेशली इंग्लिश सेक्शन के कारण, तो कहीं हम्म, ना कहीं थोड़ा बहुत निराशा आपकी आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम्म, उसी चक्कर में काफी टाइम लग गया। अदरवाइज प्री क्वालिफाई मैंने ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स करी है। चाहे मैं एलआईसी असिस्टेंट की बात करूं, या मैं आरबीआई असिस्टेंट बात करूं, या मैं आरआरबी पीओ क्लर्क, सारी मैंने प्री क्वालिफाई की। स्पेशली एसबीआई पीओ मेरा से क्वालिफाई नहीं हुआ है प्री, बाकी मेरे सारे प्री क्वालिफाई हुए। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया बात है ये। एक मेरे मन में बात आ रही है कि अभी जब आपने जॉब छोड़ा होगा उसके बाद आपने तैयारी करी, तो एक प्रेशर भी रहता है, और उसमें शायद उस प्रेशर में आदमी आप ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाता है कि भैया जॉब छोड़ के आ रहे हो, बसी बसाई एक जॉब ही अच्छी खासी, उसके बाद फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनका इतना प्रेशर भी हो जाता है, भाई जॉब छोड़ करके कर रहा, पता नहीं निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा। तो इसमें आपने कहीं पर बैकअप कोई एक प्लान बी भी बना के रखा था क्या, कि मतलब मान लो अगर नहीं हुआ तो क्या करें? सर मेरा बैकअप प्लान था एमबीए का, महाराष्ट्र के कोई भी अच्छे टॉप 3 कॉलेज से एमबीए करने का। तो वो मैंने ऑलरेडी एंट्रेंस दे के रखी थी, एमएससीईटी की, महाराष्ट्र की होती है, हम्म, जिसमें मेरे को वेलिंकर कॉलेज मुंबई का लग चुका था। हम्म, बट वही था कि पापा मम्मी ने स्ट्रेटली कहा था कि आप एमबीए 29 के बाद भी कर सकते हो, 28 के बाद भी कर सकते हो जब आपकी एज निकल जाएगी। बट हम्म, उसके पहले आपको इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पे फोकस करो, कि गवर्नमेंट आप बाद में नहीं कर सकते हो। हम्म, तो सिंपल था कि एमबीए मेरा सेकंड ऑप्शन था, हम्म। अगर बोलूँ गवर्नमेंट के बाद तो। ओके। इस जर्नी में क्योंकि आपने बताया कि आपका ये 12th नंबर ऑफ अटेम्प्ट था शायद, है ना? तो ये जो काफी लंबा है समय ये, और इसमें आप डिमोटिवेट नहीं हुए कई बार? सर बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ, मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि सर आपके
एक टाइम तक फैमिली सपोर्ट करती है सर, एक टाइम के बाद फैमिली भी आपको बोलना स्टार्ट कर देती है कि जॉब करना बंद, बट अब गवर्नमेंट छोड़ दो, आपकी बस की बात नहीं है। बट सर वो मेन चीज वही होती है कि उस टाइम पे यदि आप अपने आप को फोकस रख सकते हो और अपने आप को आप सेल्फ बूस्ट कर सकते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकते हो, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि सर आप भी जानते हो आज के टाइम में 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं आईबीपीएस की जॉब के लिए, और सिलेक्शन होना होता है 8,000 लोगों का ही। तो इतने टफ कंपटीशन में आप कभी फेल भी होते हो और कभी आप पास भी होते हो। अभी तक 12 मेंस हो चुके थे, 12 बार में सर 12 बार फेल था। तो लास्ट टाइम भी यही लग रहा था कि चलो ठीक है, वैसे भी आखिरी अटेम्प्ट है, देना है, देते अच्छे से। तो बस सर अपना बेस्ट दिया। बाकी डीमोटिवेशन से भी ये बोलूंगा, यदि इंसान फील करे तो बहुत कुछ वो फील कर सकता है, डीमोटिवेट, नेगेटिविटी काफी आती है। बट यदि खुद ही वो अपने आप को समझा ले कि भाई यही जॉब करनी है, इसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, यदि थोड़ा और टाइम दे सकता हूँ, जितना एफर्ट अभी तक दे रहा हूँ थोड़ा और बढ़ा दूं तो शायद मैं क्वालिफाई कर। तो बस यही मैं अपने आप को देता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बस यही रीजन है, इसलिए कभी कभी लगता था, बहुत बार ब्रेक डाउन भी हुआ, तब मम्मी पापा ने काफी सपोर्ट किया उस टाइम ओके, आप ओनली चाइल्ड हैं अपने? पे। छोटी बहन है, वो भी 10th में है। ओके, तो काफी एज गैप होगा और काफी हाँ आप उसको गाइड भी करते होगे। अच्छा। बिल्कुल सर। ओके, तो ये मेरे मन में एक बात और आ रही है पूछने की कि जब आपके ये जो मेंस हो रहे थे और जब आप अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो मार्क्स थे, ये कितने मार्क्स थे जो आपको रोक देते थे? कितने कितने गैप ऑफ मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुकता था? सर लास्ट ईयर मेरा आईबीपीएस क्लर्क जो था 2019 का, हम्म। जस्ट मेरा 0.5 मार्क्स से इंग्लिश का सेक्शनल क्वालिफाई नहीं हो पाया था। ओवरऑल मैंने 3 मार्क्स से क्वालिफाई कर चुका था महाराष्ट्र स्टेट से। तो और उससे मैंने पहले वाले एग्जाम्स में? उससे पहले सर मेरा आरआरबी क्लर्क मेरा 6 मार्क्स से गया था। आईबीपीएस पीओबी इंग्लिश में सेक्शनल क्वालिफाई नहीं कर पाया था। एलआईसी असिस्टेंट भी मेरा 5 मार्क्स से गया था। हम्म। उसके बाद सर आईबीपीएस पीओ सेकेंड टाइम भी मेरा मेंस नहीं हो पाया इंग्लिश के कारण ही। और मैं बोलूँ तो सर ऑलमोस्ट लाइक 4-5 मार्क्स, 4-5 मार्क्स यही रेंज या सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का रह जाता था। तो कहीं ना कहीं यही डिफरेंस है। ये जो मैंने आपसे बात पूछी है, ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो साथ प्रिपरेशन हम जिनको कराते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत सारे बच्चों की कि एक लेवल वो पार कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है, सब कुछ आता है, सिलेक्शन जब रुक जाता है 1 नंबर से, 2 नंबर से, सेक्शनल कट ऑफ रुक गया 0.5 से, इस तरीके से। तो ये जो एक जो रोकता है सिलेक्शन में, ये जो मार्क्स होते हैं छोटे छोटे, ये जो मार्क्स सिलेक्शन में रोकते हैं, ये क्या लगता है कि किस रीजन की वजह से होते हैं? और अगर हम रीजन समझ पाते हैं तो इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सर जैसे मेरा इंग्लिश वीक था, मेरा इंग्लिश का लास्ट ईयर आधे मार्क्स से मेरा रह गया था सिलेक्शन। हम्म। तो मैंने सर इंग्लिश पे वर्क किया। मैंने इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट किया, जो कि मैं कभी पढ़ता नहीं था। मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं जैसे आप लोगों की टेक्स्ट बुक की वो होती है टॉपिक वाइज टेस्ट, मैं वो देता था। उसके बाद आप लोग की सेक्शनल टेस्ट भी होती है, हम्म। वो भी दिया। उसके अलावा जब मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत अब मैं कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, देन आपकी फुल लेंथ मॉक में इंग्लिश में स्कोर किया। उसके अलावा मैं आप लोग की मॉक टेस्ट के अलावा और भी काफी प्लेटफॉर्म्स थे जहां पे मेरे को फ्री वाली मॉक टेस्ट देने मिलती थी, तो मैं वहां भी ट्राई करता। तो मुझे इस तरीके से मैंने धीरे 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 मैंने अपने वो ब्रिज को कंप्लीट करते करते मैंने एक लेवल बना दिया कि मेरे को अब जब मेरा फाइनल आईबीपीएस क्लर्क था, वहां मैंने इंग्लिश को ओवरकम कर दिया। अदरवाइज बहुत लोग यही सोचते हैं कि हमसे ये नहीं हो रहा, छोड़ दो, कुछ और करते हैं। हम्म। अगर छोड़ देंगे तो हम कभी भी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर ये है उसी चीज पे वर्क करो, धीरे धीरे जगह ढूंढो, क्योंकि सोल्यूशन सर आप ही खुद दोगे, आपको कोई यस। बाहर वाला नहीं देगा। तो आप ही को करना है, तो आप ही अपने तरीके से खुद ही कर सकते हो, दूसरा सिर्फ गाइड कर सकता है, मगर चलना या नहीं चलना वो आपके हाथ में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपका क्या सोचना है? बेटर, बहुत कितना बेस्ट है। कितना हेल्प किया आपको ऑनलाइन बहुत एजुकेशन? बहुत किया, क्योंकि सर ऑफलाइन जब कोविड हुआ, हम्म। पूरे सेंटर्स बंद हो गए थे, तब ऑनलाइन ने ही काफी ज्यादा हेल्प किया। 2020 में सबसे ज्यादा हेल्प ऑनलाइन ने ही किया है, क्योंकि आप चाहे कितने भी प्लेटफॉर्म्स पकड़ लो, ऑनलाइन ही सब चल रहे थे। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा नीड थी, और उसी टाइम ऑनलाइन ने काफी हेल्प भी करी है। ये जो मॉक के बारे में आपने जिक्र किया था, मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम डे 1 से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट की हमारे पास तो कमी नहीं है।
और ये जो मॉक टेस्ट आप लगाना शुरू करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप जीरो होगे, जीरो तो नहीं आएगा आपका, कुछ तो आएगा, 10 15 20 जितना भी आपको लगता है। और धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन करते रहोगे और उसके बाद वो जो मॉक में आपके मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे तो वो आपको काफी मोटिवेट भी करेंगे। और वहां पर आपकी एक आदत भी पड़ जाती है कि आप किस तरीके से पेपर को गो थ्रू करोगे और क्या क्वेश्चन करना है, क्या स्किप करना है। ये जो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस है, मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे ये बात समझ में आई है कि आपने मॉक टेस्ट से काफी अपने आप को इम्प्रूवमेंट आपने देखा इंग्लिश में, जैसे कि आपने बताया, तो ये मॉक टेस्ट के लिए आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेन चीज सर ये बोलूंगा कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मॉक में स्कोर कम आ रहा है तो हम एग्जाम में ही कम स्कोर करेंगे, बट सर मॉक टेस्ट इज नॉट द फाइनल टेस्ट। मॉक टेस्ट हमें प्रैक्टिस करने के लिए दी गई है, और प्रैक्टिस स्कोर हम अपने आप के लिए रखते हैं, ना कि फाइनल एग्जाम के लिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस दिन एग्जाम होने वाला है उस दिन आप क्या करोगे। उस दिन आपने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे दिया, बेस्ट एक्यूरेसी के साथ, तो शायद वो जॉब आप निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है यदि मॉक टेस्ट को हम मॉक के हिसाब से ही रखे, प्रैक्टिस करने के हिसाब से ही रखे, अपनी जो वीकनेस है उसको ओवरकम करने के लिए रखें, तो काफी बेटर है। और मेरे हिसाब से यदि आप एकदम ए से स्टार्ट नहीं करते हुए जेड पे पहुंच जाओगे तो आप गिरोगे। तो सबसे पहले है आप ए जाओ, फिर बी जाओ, फिर सी जाओ। सबसे पहले आप एक एक टॉपिक लो, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली यदि इंसान अपने बेसिक्स क्लियर करता है तो उसको पहले सेक्शनल से पहले टॉपिक वाइज देना चाहिए, क्योंकि टॉपिक वाइज में उसको अलग अलग वही टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें वो अच्छा जिस स्कोर कर। टॉपिक को, हाँ, वो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर चुका है। हाँ, उसके बाद फिर आप जब आपने पूरे टॉपिक दे दिए तब आप मतलब उस सब्जेक्ट में थोड़े हो चुके हो, फिर आप दो सेक्शनल टेस्ट, जिससे आपको ये दिखेगा कि मैं 20 मिनट के अंदर या मैं 30 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस जो भी मिक्स्ड आएंगे मैं उसको कर पाऊंगा कि नहीं। और Yes. फाइनल फिर आप दो। तो टॉप मेरे को लगता है मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यदि मैं एक बात करूं मेरे लिए तो। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट मूव आपका क्या, कोई प्लान है आगे कि आगे आपको क्या करना है? सर मुझे आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो असिस्टेंट की एग्जाम है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, और दूसरा IBPS PO को, और तीसरा SBI PO। बस यही तीन है। तो जॉब के साथ कैसे अपने प्रिपरेशन को हैंडल कर रहे हैं आप अभी? सर जॉब के साथ लाइक अराउंड मॉर्निंग में 1 घंटा करंट अफेयर्स, और शाम को जब आता हूँ तो 1-2 घंटे पढ़ाई हो पाती है, उसमें 1 घंटा मैं मॉक टेस्ट देता ही देता हूँ आज भी। मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा? नहीं, मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा। अच्छा, अभी मॉक टेस्ट लगाने में आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता होगा, और भी ज्यादा स्कोर हो रहा है? सर स्कोर काफी मिक्स्ड है ऑनेस्टली। सर आप 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप वही रिदम में स्कोर ला पाओ, बट कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट डाल पाए, और बेस्ट ही डालते हैं, बाकी फिर जो होगा देखा जाएगा। चलो ठीक है, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपको। और जैसे आपने अभी ये एक सफलता हासिल करी है, आने वाले टाइम में भी जो आपके प्लान्स हैं उसमें भी आप अचीवमेंट हासिल करो। और एक बार फिर हम लोग मुलाकात करेंगे बिल्कुल। बीइंग अ पीओ, और आरबीआई में अगर आप सफल होते हैं तो। थैंक यू। चलो नितिन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज होंगी मेरे ख्याल से वो रिजॉल्व हो चुकी होंगी, और काफी कुछ उन्होंने सीखा होगा आपकी बातों से। एंड मेरी तरफ से और टेक्स्ट बुक की तरफ से बेस्ट विशेस फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच।